तो हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था मेट्रिक केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम, और एक लेक्चर इसका हो गया है, वो रिकॉर्डेड मैंने अपलोड भी कर दिया। अभी लेक्चर 2 ये भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे बाद में आएंगे उनको मिल जाए। तो अभी भी इस बच्ची क्लास भरी नहीं, अभी बहुत बच्चे आने हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिकॉर्डिंग हो रही है। तो इस हवाले से तो चैप्टर 1 पूरा ही रिकॉर्ड करूँगा मैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो मुश्किल चैप्टर भी है, क्योंकि चैप्टर 1 समझ में नहीं आएगा तो मेन चैप्टर यही है समझने वाला, बाकी सारे आसान चैप्टर है। सबसे मुश्किल चैप्टर चैप्टर 1 ही है इस पूरे बुक का, मेट्रिक केमिस्ट्री के 8 चैप्टर, ठीक है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट इसका। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, और केमिकल इक्विलिब्रियम में शुरू के 3 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन 2 में मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारे पास क्वेश्चन 1 में तो केमिकल रिएक्शन उसके 2 टाइप का बताया था, और क्वेश्चन 2 के अंदर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के बीच का डिफरेंस बताया था, और क्वेश्चन 3 के अंदर मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो पिछले हफ्ते ये 3 टॉपिक्स पर बात हुई थी। आज हम जो है वो क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 4 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे हैं सारे, लॉन्ग अभी तक नहीं है, लॉन्ग कल हम करेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन के ऊपर, ये सारे शॉर्ट हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 हमारे पास है डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, कि केमिकल इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन करें। अच्छा, ये बात पिछले हफ्ते हो चुकी है केमिकल इक्विलिब्रियम की, मैं रिपीट करता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी जो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में हमेशा क्या होता है, वो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करता है। केमिकल इक्विलिब्रियम किस पॉइंट को कहते हैं कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है, तो हम कहते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसने केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लिया है या अटेन कर लिया है, ठीक है। तो हर रिवर्सिबल रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव करता है जब उसके फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड बराबर हो जाती है, जब RF और RB ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ऐसे ही ना, याद होगा मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हमारे पास क्या होता है, RF जो है वो बराबर हो जाता है RB के। RF जो है वो बराबर हो जाता है RB के, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पढ़ लेते हैं आप जरा इसकी वर्डिंग्स कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। वही बात जो मैं इतनी देर उर्दू में बोल रहा था, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या केमिकल इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई? पिछली बार भी मैंने ये बात की थी अगर आपको याद हो तो, लेकिन लिखा ही नहीं था, आज लिखा दिया डेफिनेशन। अगर आपसे पूछ लें कि डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम तो ये होता है। बात समझ में आ गई? इसी के नाम पे चैप्टर का नाम भी यही है, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसी से लिंक करके हर बातें होंगी, आज भी और कल भी इसी से लिंक करके सारी बातें चलती रहेंगी। तो हर एक चीज़ को कनेक्शन में याद रखना है, भूलना नहीं। क्वेश्चन 5 क्या है, वाई केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। कि बताएं केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डायनेमिक इन नेचर क्यों होता है, वो डायनेमिक क्यों होता है। बेटा देखो, इक्विलिब्रियम हमारे पास फिजिक्स के अंदर भी अगर हम कहें तो 2 तरह की होती है, एक स्टैटिक होती है और एक डायनेमिक होती है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर ये मार्कर मेरे हाथ में ऐसे पड़ा है, रेस्ट की हालत में पड़ा है, तो फिजिक्स वाले कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मूव नहीं कर रहा, सुकून में है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन यही मार्कर अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मतलब जीरो एक्सेलरेशन से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो फिजिक्स कहती है कि अभी भी ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इस वक्त ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। याद है, पढ़ा है ऐसा 9-10 फिजिक्स में आपने कुछ, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम जिस तरह फिजिक्स में 2 तरह की होती है, अच्छा केमिस्ट्री में इस तरह से जो केमिकल इक्विलिब्रियम होती है वो स्टैटिक नहीं होती है, वो हमेशा डायनेमिक होती है, जो मोशन में होती है, मूवमेंट में होती है। तो क्यों केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है? अच्छा, इस चीज़ को ना थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल एक कराता हूँ आपको, ठीक है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ तो इधर मेरे पास जगह यहीं पर बता देता हूँ। एक देखो, ये बेटा हमारे पास ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, दिस इज एक्चुअली आ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखा है यहाँ पर, जहाँ पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जा रहा है N2O4 में डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में। ये लैब में रिएक्शन होता है, NO2 कन्वर्ट हो जा रहे हैं N2O4 में। याद रखने की बातें क्या क्या हैं इसके अंदर, ठीक है। तो NO2, बस ये याद रखना है कि NO2 जो हमारे पास होता है
इसका जो कलर हमारे पास होता है रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। ये रेड कलर का एक लिक्विड होता है, मैं लिख देता हूँ रेड लिक्विड, लाल रंग का लिक्विड होता है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मैं L भी लिख सकता हूँ यहाँ पर ऐसे करके। और जो N2O4 होता है हमारे पास, ये कैसा होता है, दिस इज आ कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड होता है, उसका कलर कोई नहीं होता, रंग कोई नहीं होता, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए बनता है। ठीक है, अब जैसे देखिए मैं यहाँ पर कहाँ पर करूँ, ऊपर इधर पर कर लेता हूँ। ठीक है, नीचे शायद दिखे नहीं सबको, तो मैं ऊपर बनाता हूँ डायग्राम बना के, लेकिन आपको बनाना नहीं है, मैं समझाने की नीयत से कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बेटा, हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया, हमने यहाँ पर एक बीकर ले लिया। ठीक है, वी हैव टेकन अ बीकर है। अब इस बीकर में हमने क्या डाल दिया, NO2 डाल दिया है। NO2 क्या है हमारे पास, जो रेड लिक्विड है, रेड कलर का लिक्विड है। तो मैं रेड कलर कर भी देता हूँ इसके अंदर हूँ। ओके, ये ठीक, ओके, अब हो गया, ये हमारे पास हो गया NO2। ठीक है, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, NO2 इसके अंदर, अभी रिएक्शन नहीं कर रहे हैं इसको। ठीक है, मान लेते हैं इसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो होगी ना बेटा, कुछ ना कुछ मोलारिटी कंसंट्रेशन तो होगी। और कंसंट्रेशन को ना हमेशा याद रखिएगा, लार्ज ब्रैकेट में ऐसे करके लिखा जाता है, ये कंसंट्रेशन कहला। जब हम ऐसे लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ NO2, मतलब NO2 की कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, 9 में आपने पढ़ा होगा, मोलारिटी वगैरह, मोल पर DM³ जो होता है ये सब। ठीक है, इसी कंसंट्रेशन कुछ भी है, कुछ भी हो सकती है स्टार्टिंग में, वॉट एवर इसकी कंसंट्रेशन हो सकती है। मान लेते हैं कि मैं इसको 80 मोलर कर लेता हूँ अपनी मर्जी से। ठीक, 80 मोलर हमारे पास ये है, मोल पर DM³ कैपिटल है, मतलब मोल पर DM³। ठीक है, 80 मोलर है इसकी कंसंट्रेशन, कुछ भी हो सकती थी। अच्छा, इस वक्त इसके अंदर हमारे पास, अच्छा ये जो है ना, ये कन्वर्ट हो जाते हैं N2O4 में जब हम इसको हीट करते हैं। जैसे ही हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसको हीट करना शुरू कर दिया, मान लेते हैं जब हीट करेगा तो ये हमारा कन्वर्ट। अच्छा, अब इस वक्त जो यहाँ पर इस वक्त देखते हैं कि N2O4 तो यहाँ पर अभी स्टार्ट में तो होगा ही नहीं ना, 0 मोलर होगा, प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं, रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कहाँ से होगा। अब हीट किया तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ। अब अगर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होता, मान लेते हैं कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल से मुराद ये कि एक एरो हटा देते हैं ऐसे करके, अभी फिलहाल ये कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इरिवर्सिबल, तो क्या होगा, 100% रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड स्विफ्ट रिएक्शन हो जाएगा, सारे का सारे रिएक्टेंट सारे के सारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक ऐसा बीकर मैं बना लेता हूँ। ठीक है बेटा, अब इस बीकर के अंदर में, अब ये कलरलेस लिक्विड है, लिक्विड ही है, कलरलेस है, और वो कलरलेस लिक्विड क्या हमारे पास है, N2O4। अब आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। NO2 तो यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया ना भाई, NO2 यहाँ 0 मोलर हो गया, और N2O4 ये हमारे कितना हो गया, 80 मोलर हो गया, है कि नहीं। सारे का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तभी पूरा एकदम कलरलेस हो गया, सफ़ेद हो गया, लाल से। बट ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल नहीं। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन ये है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन ये है। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कभी आप ये नहीं समझना, जैसे ज़्यादातर बच्चे समझ रहे होते हैं कि पहले पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, फिर पूरा प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले ये लाल से पूरा कलरलेस हो जाएगा, फिर कलरलेस से दोबारा लाल हो जाएगा, फिर लाल से दोबारा कलरलेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता रिवर्सिबल रिएक्शन। बल्कि ये प्रोडक्ट जो है ये कभी भी बनेगा ही नहीं, यहाँ तक हम पहुँचेंगे ही नहीं। बल्कि क्या होगा, अब जरा इस दोनों के बीच में एक डायग्राम बना रहा हूँ, वो देखिए इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि ये हमारे पास है, मतलब हल्का सा, मतलब ये लाइट सा रेड कलर में यहाँ पर कर दे रहा हूँ, लाइट सा रेड कलर में यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसके मुकाबले थोड़ा सा वाइट भी है, थोड़ा सा रेड भी आपको दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पर NO2 भी हमारे पास है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो। अच्छा, यहाँ पर हम इसको इक्वेशन के लिहाज से देख लेते हैं, मान लेते हैं कि 60 हो गया, 30 ओके, 60 70 80 ओके, चलो कुछ भी रख लेते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं कि NO2 हमारे पास जो है वो 20 मोलर हो गया, और N2O4 हमारा जो है वो ये हमारा हो गया 60 मोलर। अब ज़रा देखिए, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, हमने हीट किया, रिएक्शन शुरू हुआ, शुरू होते होते जाहिर सी बात है जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, हमारे पास ये NO2 N2O4 में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, कलरलेस होना शुरू हो जाएगा, इसका कलर हल्का हल्का लाइट होना शुरू हो जाएगा, कलरलेस। लेकिन ये पूरा कलरलेस नहीं होगा, हल्का सा लाइट रेड कलर आ जाएगा, और लाइट रेड कलर आने के बाद क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। आपको लगेगा स्टॉप हो गया, आप देखेंगे तो लगेगा आगे रिएक्शन नहीं बढ़ रहा, अब ये इसके आगे जाएगा ही नहीं, इसके आगे यहाँ पर कंसंट्रेशन जो यहाँ पर इसके स्टॉप हो जाएगी। रीज़न क्या है,
क्योंकि जब शुरू में हो रहा था तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा था तेजी के साथ, बैकवर्ड की स्पीड स्लो थी। वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो गया कि ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हो जाएगी। मतलब रिएक्शन के बीच में एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की स्पीड बराबर हो जाएगी, मतलब जिस रिएक्शन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा होगा, जिस रेट से, जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा होगा, उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा होगा। अब उससे क्या होगा, जैसे ही प्रोडक्शन फॉरवर्ड जाएगा वैसे ही बैकवर्ड आ जाएगा, जैसे ही फॉरवर्ड जाएगा वैसे ही बैकवर्ड सेम स्पीड पर आ रहा होगा। इसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप जैसा फील हो जाएगा, ऐसा लगेगा आपको जैसे रिएक्शन हाल्ट हो गया, स्टॉप हो गया। विकर देखेंगे चूंकि फर्दर कोई चेंज इन कलर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, लाइट रेड कलर आके रुक गया है, फिर 1 घंटा आप हीट करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। अब आप क्या बोलेंगे, आपको आम देख के लगेगा रिएक्शन तो स्टॉप हो गया है, लेकिन ये स्टॉप नहीं हुआ है रिएक्शन। असल में रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, लेकिन चूंकि सेम स्पीड पे चल रहा है इसी वजह से कोई फर्दर चेंज नहीं आ रहा है। मतलब आपको कोई कलर के अंदर चेंजिंग दिखाई नहीं दे रही है। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता है ना कि जैसे टग ऑफ वॉर गेम हम खेलते हैं, टग ऑफ वॉर रस्सा कशी, उसमें दो तरफ, एक तरफ 4 बंदे खड़ा कर दें, एक रस्ते के एक तरफ और रस्ते के दूसरी तरफ 4 बंदा खड़ा कर दें, और दोनों का सेम ताकत हो, सेम बॉडी हो, सेम ताकत हो, सेम स्टैमिना हो, और दोनों को बोले खींचो, दोनों पार्टी को। अब रास्ता न इधर जाएगा, रास्ता न इधर जाएगा, बीच में रहेगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर इसमें तो जोर लग ही नहीं रहा, लेकिन जोर लग रहा है उस रास्ते में, लेकिन जो दोनों तरफ से बराबर का जोर लग रहा है इसलिए रास्ता अपनी जगह पर टिका हुआ है। यहाँ यही हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की स्पीड चूंकि बराबर हो रही है तो रिएक्शन रुक गया। समझ में आ रही बात? इसलिए अब रुका हुआ है, मतलब रुका हुआ फील हो रहा है, लेकिन असल में नहीं रुका हुआ, बल्कि मूव कर रहा है। दैट्स वाई ये हमारे पास डायनेमिक इन नेचर कहलाता है। दैट्स वाई केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर। अब जरा सुनिए लफाजी क्या लिखनी है, क्योंकि चेकर को लफाजी चाहिए आपको, ठीक है? तो लफाजी क्या सुनिए, रीजन में आएगा ये। द रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप एट इक्विलिब्रियम पॉइंट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज नो चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज ऑब्जर्व, बट द रिएक्शन गोज ऑन इन बोथ द डायरेक्शन with same speed, hence chemical equilibrium is dynamic in nature। उर्दू में समझाया जाए कि जब एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव करता है तो ऐसा लग रहा होता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, चूंकि कंसंट्रेशन के अंदर कोई वेरिएशन दिख नहीं रही होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, कलर चेंज भी कुछ नहीं दिख रहा होता है, लेकिन असल में रिएक्शन रुका नहीं है, वो आपको लग रहा है गलत के रुक गया है। वो रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, सेम स्पीड पे चल रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे रुका हुआ है। वो इनफाइनाइट क़यामत तक वो चलता रहेगा, रिएक्शन सेम स्पीड में रुकेगा कभी नहीं वो, लेकिन क़यामत तक आपको रुका हुआ भी दिखेगा, महसूस होगा, ठीक है? वो सेम स्पीड में मूव कर रहा है। बात समझ में आ रही है इसके बारे में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेप्ट मेकिंग के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि पहले पूरा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा, फिर बच्चे पूरे आखिरी क्लास तक चैप्टर 1 में ये समझते हैं कि पहले ये पूरा ये बन जाएगा, फिर ये पूरा ये बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ तक तो पहुँचेंगे, उससे पहले रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। आप देख सकते हैं ना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों उसके अंदर मौजूद है, कुछ कुछ कंसंट्रेशन और रिएक्शन स्टॉप हो गया। और मैंने जानबूझकर बराबर नहीं रखा, देखो मैं कभी ये बात नहीं कह रहा कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम होगी, ये नहीं बोल रहा मैं क्या कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड बैकवर्ड वो सेम हो जाएगा और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी। कांस्टेंट मतलब फिक्स हो जाएगी, सेम नहीं होगी, दोनों की फिक्स हो जाएगी, चेंजिंग नहीं आ रही उसके अंदर। तभी मैंने जानकर मैं दोनों को 40-40 रख सकता था, लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में फौरन से आता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाए, अमाउंट बराबर हो जाए। नहीं, अमाउंट बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखो बराबर नहीं अमाउंट, ये 20 है ये 60 है और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। क्या पता 10 और ये 70 हो तब भी अचीव हो सकता है, सब रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, ठीक है? हाँ, जो चीज़ बराबर हो रही है वहाँ पर वो क्या है, RF = RB, ये हो रहा है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? थोड़ी सी बात है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन समझने की बात है, बहुत गहरी बात है। टीचर घंटों लग जाती है, टीचर के समझ में बच्चे के नहीं आते, ये बात लिखी भी क्या, तो बहुत पेचीदा बात है, कॉम्प्लेक्स बात है बड़ी, ठीक है? तो बहुत आसान बात नहीं है, समझ में आ रही है बात की क्या है, ठीक है? अभी ये चीज़ें बात चलती रहेगी उसके ऊपर, ठीक है? हर चीज़ कनेक्ट होगा, मैंने बताया है। क्वेश्चन 6 है, मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अगला सवाल, नया सवाल है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। जब एक रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या खसूसियात होती हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल इक्विलिब्रियम की? तो टोटल 4 याद रखने हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक। पहला कि केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन क्लोज कंटेनर। याद रखिए कि जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा, मतलब ये ऊपर से ये पूरा पैक होगा।
केमिकल इक्विलिब्रियम कभी भी ओपन कंटेनर में अचीव नहीं करता, बंद डब्बे में, बंद कंटेनर में आपको रिएक्शन करना पड़ता है। ओपन कंटेनर में रिएक्शन नहीं होता। ये एमसीक्यूज में भी आते, याद रखिएगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो ये क्लोज कंटेनर में होता है, ठीक है। दूसरी बात, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिमेन सेम। सबको पता है ये इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का रेट सेम हो जाता है। इसी को शॉर्ट में बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, आर एफ बराबर हो जाता है आर बी के। यहीं से बात स्टार्ट की मैंने आज की क्लास की। तीसरा, अच्छा देखो, सेम क्या चीज हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये सेम हो रहा है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो क्या हो जाता है, बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। यहां सेम नहीं लिखा, देखो वही जो बात अभी कर रहा था ना, कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, अब इसका 20 और इसका 60 मोलर, ये कांस्टेंट हो गया, इसके अंदर चेंज ही नहीं आएगा। लेकिन ये नहीं कह सकते ये दोनों सेम हो गए। रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन का सेम होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन कांस्टेंट जरूर होगा। कांस्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्दर कोई चेंज नहीं आ रहा कंसंट्रेशन के अंदर। बात समझ में आ गई? तो याद रखना कि सेम क्या चीज़ हो रही है और कांस्टेंट क्या चीज़ हो रही है, ये भी कंफ्यूजिंग एक फैक्टर इसके अंदर, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसके अंदर। और आखिरी बात, ये भी एमसीक्यूज के अंदर आता है, फोर्थ पॉइंट है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा बेटा देखो, एक रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना बेटा, बुक में लिख तो दिया गया है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में, इस पॉइंट नंबर 4 जो बेटा है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर में इसमें स्टडी करेंगे। क्लास फर्स्ट ईयर के अंदर इसको डिटेल में स्टडी किया जाएगा। क्लास 11 में नेक्स्ट ईयर आप लोग पढ़ेंगे। वो एक प्रिंसिपल होता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहलाता है, वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, वो ये बात है। तो यहाँ बस एक बात लिखी हुई, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है, मैं उसको सिंपल वर्ड में बता दे रहा हूँ। इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगना मुझसे, क्योंकि वो क्लास 11 में आएगा, ठीक है। अब छोट हल्की फुल्की बता देता हूँ कि क्या है ये पॉइंट, बोल क्या रहा है। देखो, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, एक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुँच गया, स्टॉप जैसा लग रहा है कि जैसे स्टॉप हो गया। अब क़यामत तक वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। अगर आप छोड़ दोगे ना, तो डे ऑफ जजमेंट तक, क़यामत तक वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। इक्विलिब्रियम को मतलब कुछ नहीं, वो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप उसके अंदर कुछ वेरिएशन कर लें, 3 तरह की, उसका टेम्परेचर चेंज कर दें, उसका कंसंट्रेशन चेंज कर दें, उसका प्रेशर चेंज कर दें, जो कंटेनर में जो भी सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, अगर आप ये चेंज कर देते हैं, तो सूरत में क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और रिएक्शन दोबारा फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा और कंसंट्रेशन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर हम एक केमिकल इक्विलिब्रियम अगर इस्टेब्लिश हो गया है, तो उस वक्त तक वो डिस्टर्ब नहीं होगा जब तक उसका टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन चेंज ना किया जाए। अब वो कैसे किया जाता है, उसका इफेक्ट किस तरह से रिएक्शन पर पड़ता है, ये सब का सब क्लास 11 में पढ़ेंगे आप लोग, 10 में नहीं पढ़ेंगे। जिस क्लास में भी आप लोग आए, ठीक है। हर क्लास में अलग चीज़ पढ़ी जाती है ना, 1 11 की चीज़ यहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, फ़ायदा नहीं है, पेपर में आना नहीं, ठीक है। अभी आपसे पहले क्लास 11 को पढ़ा रहा था, उनको मैं पढ़ाऊँगा, तो अभी आपसे पहले गए क्लास, तो हर क्लास के लिहाज से उनको पढ़ाया जाता है, हर कोई एक चीज़ नहीं पढ़ाते कभी भी, ठीक है। और बुक में भी नहीं लिखा हुआ, तो बस कोई ऐसी बात, हाँ ये पॉइंट याद रखें, क्योंकि ये पॉइंट बुक में लिखा हुआ है, एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या देखा, अगर हम उसको, चूँकि ग्राफ जो थोड़ा मुश्किल टॉपिक है, अभी इस पर आते थोड़ी देर में, तो हमने क्या आज सीखा अभी फ़िलहाल अभी तक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पहली चीज़ ये बताई कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। अगली बात मैंने बताई, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर क्यों होता है, चूँकि रिएक्शन बज़ाहिर रुका हुआ महसूस होता है, लेकिन वो बोथ डायरेक्शंस में सेम स्पीड पे जारी रहता है, दैट्स व्हाई हम उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। तीसरी बात क्वेश्चन में हमने क्या किया, थर्ड क्वेश्चन में, कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ खसूसियात देखी। पहली खसूसियत क्या है कि हमेशा क्लोज कंटेनर में होगा। दूसरी खसूसियत क्या होती है कि हमेशा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है ये सेम रहेगा। तीसरा, कंसंट्रेशन जो होगा रिएक्टर एंड प्रोडक्ट का वो कांस्टेंट रहेगा। चौथी बात कि अगर आप एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और आप उसके टेम्परेचर, प्रेशर और जो है वो कंसंट्रेशन के अंदर चेंजिंग करते हो, तो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया जा सकता है, मतलब इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, वो फिर मूव करना शुरू कर देगा जरूर। बट वो आगे की बात है फर्स्ट ईयर की, ठीक है। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं लगा, आसान सी बात, थोड़ा सा है कॉन्सेप्चुअल, मतलब रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़। अब लगने को कि सर याद ही तो करना है ये, बट ये समझ के याद होता है, नहीं तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, लगेगा कि पता नहीं फ्रेंच लिखा हुआ है, क्योंकि कहानी थोड़ी ना राजा रानी की वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, ये सब नहीं लिखा हुआ है कि याद हो जाएगा पढ़ के। ये केमिस्ट्री के वर्डिंग है, याद नहीं होता समझ में ना आए,
है ना, अभी समझना ज़रूरी है। लास्ट हमारे पास है, चलो उसको अभी टाइम तो है, अजान तो हुई नहीं, हम देख लेते हैं, 7 बज रहे हैं। एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन कीजिए। इसमें आपको 2 ग्राफ बनाने होंगे जिसकी मदद से हम इसी केमिकल इक्विलिब्रियम को ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्राफ के जरिए भी बेटा साइंटिफिकली बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और केमिस्ट्री में। ठीक है, जैसे हमने केमिस्ट्री में जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह का ग्राफ शायद बनाया होगा, मुझे नहीं याद पड़ता, नहीं शायद 9 में नहीं बनाया, फिजिक्स में बनाया हुआ ग्राफ आपने। तो ये आखिरी बात है, इसी पे सारी डिस्कशन अब होनी है जो भी होगी। ठीक है, देन क्लास एंड है। एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसमें ना हमें कोई रेफरेंस के तौर पे एक इक्वेशन लेना है। ग्राफ देखो सीख ऐसे लोगे ना कि ग्राफ बड़ी मुश्किल है, सीख लो उसको ना तो खुद ही बनाना आ जाएगा। याद नहीं करना है ग्राफ को, सीखना है इसको। ठीक है, कि ग्राफ कैसे बनाते हैं इसको। तो एक्सप्लेन केमिकल इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। अच्छा, ग्राफ पेपर की रीड नहीं है इसके लिए कोई, ये आप कॉपी पे ही बनाएंगे अपनी, मतलब वो कोई आपको स्केलिंग वगैरह नहीं करनी है इसके अंदर। फिजिक्स और जब हम केमिस्ट्री में ग्राफ बनाते हैं तो सिंपल कॉपी में बनाते हैं, बस एक ग्राफ आइडिया पेश करने के लिए। मैथमेटिक्स में जब ग्राफ बनता है तो पूरी क्वांटिटी शो करनी पड़ती है, कर्व कैसा बनना, नहीं बनना, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, यहाँ पर समझाना है एक चीज़ को, चूँकि जाहिर सी बात है यार, मैथ्स में तो सिर्फ यही सब होता है ना, लेकिन केमिस्ट्री में इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो हम ग्राफ पे इतना फोकस नहीं करते, हल्का फुल्का समझते हैं। तो ये इसलिए मैंने बोर्ड पे जिस तरह बनाया आपको भी कॉपी पे ही बनाना है, ग्राफ पेपर यूज़ नहीं करना है, पहली बात तो ये बता दूँ। अब आते हैं कि हमें रेफरेंस के तौर पे एक इक्वेशन यूज़ करनी है बेटा। इक्वेशन में यही यूज़ कर लेना, एंड नोट 2 वाली ना, जो भी मैं सिखा रहा था आपको, यही वाली जिसकी डायग्राम भी बनी हुई है, तो आसान रहेगा। वरना बुक में H2I2 वाली यूज़ की गई है, H2 + I2 2HI, वो मसला नहीं। 1000 रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, 1000 में से कोई भी यूज़ कर सकता है, लकीर का फ़कीर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो है सही है, स्कूल में कट गया, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अब स्कूल वाले बोलेंगे कि ये तो है ही नहीं उसके अंदर, ये तो H2 + I2 वाला है, तो भाई किसी से भी साबित कर दो, साबित तो हो रहा है। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी ने 9 मैंने उठाई है, मैट्रिक में भी कोई जिम्मेदारी मैं स्कूल की नहीं उठाऊँगा। कट गया मेरे वाले से, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अगर ये गलत है तो फिर आप उससे बोल सकते हैं कि सर मैंने गलत लिखा या गलत कोई चीज़ है। कौन सी? ChatGPT AI करो, पिक्चर ले लो और ChatGPT को बताओ कि सर ने एग्जाम्पल सही दिया, वो खुद ही बोलेगा हाँ सही दी, बात खत्म हो। ठीक है, अब तो बहुत तरीका है चेक कर देगा चीज़ें सही है कि नहीं है। पिक्चर लो कॉपी की और ChatGPT को बोलो कि यार ये सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है, वो बोल देगा हाँ सही है कि गलत है। अब आपकी हैंड राइटिंग को पढ़ के ही बता देगा वो। आजकल तो ये सिस्टम लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, देखा है ना, AI से टूल भी अलग अलग। तो AI के बहुत सारे अच्छे इस्तेमाल आदमी हैं सारे जो हम कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, इस इक्वेशन के जरिए 2 ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब एक ग्राफ हमारे पास, ग्राफ नंबर 1 है, ग्राफ नंबर 2 है, दोनों अलग अलग बातें बता रहे हैं। ठीक है, ग्राफ 1 में अच्छा ये देखो एक्सेस, आपको पता है ग्राफ जब भी बनाते हैं आप सबको पता है बेटा 2 एक्सेस होते हैं। एक हमारे पास ये वाला X एक्सेस है और ये वाला हमारे पास क्या है भाई, Y एक्सेस है ना भाई, ये X एक्सेस है और ये वाला हमारे पास Y एक्सेस है। ठीक है, X एक्सिस में हमने यहाँ पर टाइम रख दिया, ये टाइम वो भी सेकंड में 10, 20, 30, 80 तक जा रहा है। यहाँ पे भी X एक्सिस में टाइम रखा हुआ है, सेकंड में 0 से स्टार्ट होकर 80 तक जा रही है, टाइम चल रहा है। ठीक है, ग्राफ पढ़ना आता है ना सबको, ओके। अब आ जाते हैं Y एक्सिस में, अलग अलग चीज़ें रखी हैं। Y एक्सिस में यहाँ पर जो हमने रखा है फर्स्ट ग्राफ के अंदर, Y एक्सिस में कैपिटल R है। कैपिटल R से मुराद क्या होता है? कैपिटल R हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, ये जिसको आप लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं ना, आम लफ्जों में स्पीड ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही बात है। तो ये स्पीड है R से, उसकी वैल्यू होती है अपनी अलग अलग जो निकल रही होती है। जबकि ग्राफ 2 के अंदर हमने Y एक्सिस पे जो रखा है वो कंसंट्रेशन है, कॉन्क लिख दिया मैंने, कंसंट्रेशन कहलाता है। और कंसंट्रेशन हमेशा किस चीज़ के अंदर होता है भाई, मोल पर DM क्यूब के अंदर। तो ये मोल पर DM क्यूब रखा गया या मोल पर लीटर, पढ़ा था ना हमने मोलैरिटी, ये वो चीज़ है। मतलब कंसंट्रेशन कह लो आप इसको, मोल पर DM क्यूब लो कह लो आप, कैपिटल है, मोलैरिटी कह लो आप इसको, बात एक ही है। ठीक है, ये कंसंट्रेशन है और ये रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको पता है जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम हो जाता है फॉरवर्ड बैकवर्ड का, और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। यही चीज़ साबित होगा इस ग्राफ के अंदर। तो जो मैंने कर्व ड्रॉ किया, अब जरा देखो, पहले आसान वाला कराते फिर मुश्किल वाला। ये आसान वाला पहले कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से। देखो 2 कर्व मैंने ड्रॉ किया, आप सबको दिख रहा है बोर्ड पे, एक लाल रंग का है और एक हरे रंग का है। आपको एक ही कलर से कर देना है, लेकिन मैं समझाने की नीयत से 2 कलर से कर रहा हूँ, आप पेंसिल से डायरेक्ट बना दो। ठीक है, अब
एक ये कर्व है रेड वाला और एक ये कर्व है। एक में मैंने लिख दिया ये कर्व आर बी है और ये आर एफ है। आर एफ मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या मुराद हमारे पास हो गया, जिसमें NO2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 में। और ये आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, N2O4 वापस कन्वर्ट किस में हो रहा है, NO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड हो गया, वापस आ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने बताया था जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत फास्ट होती है, और वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, कम हो जाती है। बैकवर्ड के साथ उल्टा होता है, बैकवर्ड शुरू में स्लो होता है, वक्त गुजरने के साथ साथ फास्ट होना शुरू हो जाता है। याद है पिछली क्लास की आखिरी बात। ठीक, अब देखो समझो RF। अच्छा, ये ना अलग अलग पॉइंट्स ड्रॉ हुए हैं इसके अंदर ना, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ना, तो आपको पता है कि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए और अलग अलग हमारे पास क्या हो गए, पॉइंट्स प्लॉट हो गए। किया होगा मैथमेटिक्स में बेटा आप लोगों ने, और फिर इन पॉइंट्स को जोड़ दिया जाता है, कर्व ड्रॉ हो जाता है। किया है मैथ्स में, एक कर्व बन जाता है, एक लाइन बन जाती है। ठीक है, अभी अलग अलग एक्सपेरिमेंट है जो हर डॉट्स शो कर रहे हैं, मतलब 10 एक्सपेरिमेंट किया तो 10 डॉट आ गए, जैसे ऐसे करके। अब आप देखिए ज़रा, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ, अब देखो इसको इस तरह से, इस वक्त गुजरने के साथ साथ क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा है, वक्त गुजरने के साथ साथ। ये ग्रीन वाला देखो, ग्रीन वाला कर्व चेक करो, क्या जब टाइम आगे बढ़ रहा है तो क्या RF की वैल्यू कम हो रही है, RF की वैल्यू कम हो रही है, 90, 80, 70, 60, 50 तक आगे आगे दिख रहा है आपको, ऐसा होता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम से कम होती जा रही है, ऐसा ही हो रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए रेड वाला, ये बैकवर्ड है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन तो होगा नहीं, सिर्फ फॉरवर्ड ही हो रहा होगा, तो बैकवर्ड की स्पीड जीरो होगी, समझो। जैसे टाइम बढ़ेगा, देखो टाइम गुजरने के साथ साथ क्या बैकवर्ड की स्पीड बढ़ रही है। अब इस कर्व को फॉलो करो मेरे साथ साथ। जब टाइम आगे बढ़ रहा है तो क्या RF बढ़ रहा है, पढ़ना आता है ग्राफ सबको, ग्राफ पढ़ना आता है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है RF भी बढ़ रहा है। आप ऐसे बनाते हैं ना यार, ये मैं बना नहीं चल, बहुत गंदा हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा। ऐसे वैसे बनाते ना, याद है ग्राफ ऐसे पढ़े कभी, बहुत गंदगी मच जाएगी, मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक है, स्लोप ड्रॉ करते हैं जो उसके ऊपर ऐसे, तो ये इतना है तो ये इतना है, ये इतना है तो ये इतना है, ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ के ऊपर। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, RF बढ़ते जा रहा है, ऐसा ही है। अब एक पॉइंट देखो, ये पॉइंट जरा चेक करो, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हुआ, क्या दोनों की लाइन एक साथ मिक्स हो गए कि जितना RF है उतना ही RB हो गया हमारे पास है। मान लो कि कितना है यहाँ पर 50-50 हो गया, दोनों RF RB बराबर हो गया, इनफाइनाइट वे पर आगे अब ये सेम रह रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 40 सेकंड पर 40 सेकंड गुजरने पर इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो गया, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, और फॉरवर्ड बैकवर्ड की स्पीड हमारे पास क्या हो गई है, बराबर हो गई है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आगे तो टाइम बढ़ते जा रहा है, क़यामत तक ये टाइम चलेगा, 80 सेकंड नहीं, 80 साल तक चल जाएगा, लेकिन यहाँ सब हिलेगा नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। उस हिलेगा उस वक्त जब आप ये चेंजिंग करेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो अभी आसान हो रही। तो ग्राफ नंबर 1 तो आपको मैंने बता दिया, दोबारा से बता देता हूँ। ग्राफ नंबर में क्या शो हो रहा है बेटा कि एक खास टाइम गुजरने के बाद RF और RB आपस में कॉन्साइड कर जा रहे हैं ना, सेम हो जा रहे हैं। तो इस पॉइंट को जहाँ पर वो सेम हो गया उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा गया, कि केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा अचीव हो गया। ठीक है, और ये आगे अचीव ही रहेगा क्योंकि RF RB सेम हो रहे। तो ये एक जो मैंने बताई थी ना कि भाई कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रिमेन सेम एट केमिकल इक्विलिब्रियम, वो आपको दिख रहा है यहाँ पर होता हुआ। तभी क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन में फर्दर चेंजिंग नहीं आ रही है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड ग्राफ को ज़रा देखें। सेकंड ग्राफ में एक्स एक्सिस पे तो टाइम है, लेकिन वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, या मोलैरिटी है, या मोल्स पर डीएम क्यूब है, अमाउंट भी कह सकते हैं आप इसको। अब आप एक चीज़ जानते हैं ये कि भाई अब मैंने यहाँ पर दोबारा से 2 कर्व बनाया है। आई हैव ऑल्सो मेड 2 कर्व्स ना। अब 2 कर्व बनाया है, एक कर्व आपको यहाँ पर दिख रहा है NO2 का और एक N2O4 का। NO2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आपको पता है दिस इज़ रिएक्टेंट, और N2O4 आपको पता है, ये भी आप जानते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपको पता है, अच्छा यही वाली डायग्राम से हमें समझ में आ रही है बात, ये कि शुरू में जो था कि रिएक्टेंट ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। वक्त गुजरने के साथ मतलब रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाता है ना बेटा रिएक्शन में। तो आप देखिए शुरू में देखो 80 पर है, ये शुरू में 80 पर है ये, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इसको एरो बना देते हैं इस तरह से। ओके, ठीक है, ओके। अब आप देखिए जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, कम। अब एक पॉइंट ऐसा आ गया
40 सेकंड्स पर कि देखो कंसंट्रेशन फिक्स हो गए, सेम हो गए। अब देखो कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम यहाँ से अगर हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें तो कंसंट्रेशन से कांस्टेंट हो गई, अब उसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रही है। अगर हमने फर्दर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर, ये सारे पॉइंट लगा देते हैं, तो एक ख़ास पॉइंट पे आने के बाद कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है NO2 की, मतलब उसकी कंसंट्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं आ रही 40 सेकंड गुजरने के बाद, 40 सेकंड पास होने के बाद। अब आ जाओ प्रोडक्ट के साइड से, ये रहा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मैंने क्या बताया, जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा ज़ीरो, बिल्कुल भी नहीं है ज़ीरो। अब यहाँ पर मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करूँगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग कंसंट्रेशन मुझे पता लगेगी N2O4 की। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है आप देख सकते हैं टाइम गुजरने के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ तक कि 40 सेकंड के बाद क्या हुआ आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो गई है, ये समझ लो कि 60 जो है वो मोलर पर 60 मोल पर DM³ पे कांस्टेंट हो गई है। तो ये जो पॉइंट है 40 सेकंड पर जो अचीव हुआ उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कह सकते हैं, जो इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। समझ आ गई बात, इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। देखिए सेम नहीं हो रही है, सेम होता तो इस तरह से कॉन्साइड कर जाता, सेम नहीं हो रहा है। ये देखो ये 30 पे रुका हुआ है और ये 60 पे रुका हुआ है, ये 30 पे कांस्टेंट हो गया, ये 60 पे कांस्टेंट हो गया, तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट तो हो रहा है लेकिन इक्वल नहीं हो रहा, सेम नहीं हो रहा, बराबर नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम इसी रिएक्शन के लिए कह रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन भी बराबर हो जाए। हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसी भी एक कंडीशन है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी बराबर हो और कंसंट्रेशन भी बराबर हो इक्विलिब्रियम में जब अचीव हो जाए, लेकिन वो जस्ट एक कंडीशन है, वो जस्ट एक पॉसिबिलिटी है, जस्ट एक केस हो सकता है वो, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ बराबर होनी है इक्विलिब्रियम पर वो RF और RB है, जो लाजमी बराबर होना है तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अगर ये बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू होगा, तो कभी भी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। अच्छा ये बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हाँ कांस्टेंट होना फर्ज है इसका, क्योंकि अगर कांस्टेंट नहीं हो रहा हो तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग आ रही, इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं हुआ। क्योंकि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, जिस स्पीड से फॉरवर्ड हो रहा है उस स्पीड से बैकवर्ड हो रहा है, इसलिए हमारा जो कंसंट्रेशन है वो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, और फर्दर कोई चेंज इक्विलिब्रियम आपको कलर पे नहीं दिखाई दे रहा। बात समझ में आ रही? तो ये दो ग्राफ की मदद से हम इसी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को। क्लियर है? समझ में आ गई बात? दोनों ग्राफ समझ में आ गया क्या चीज़ है? अगर ग्राफ आपसे बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच में बना है तो ये वाला बनेगा, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में बना है तो ये वाला बन जाएगा, कोई भी आ सकता है।